छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो वादा कि अगर छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो माओवाद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, इस पर सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया। और सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से एक नया बयान दिया कि केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, दंडकारण्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगर दंडकारण्य में लगातार हो रहे ऑपरेशन को देखा जाए तो यह नज़र भी आने लगा कि सरकार ने जो कहा वाकई में अब उसे करने पर आमादा है और बहुत जल्द वो परिणाम तक पहुंच सकती है। लेकिन अब माओवादियों ने एक वीडियो जारी किया है और ये वीडियो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो क्या है वो वीडियो और क्या पूरा मामला है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं और लगातार अपने बयान पर कायम रहने के लिए जाने जाते हैं। हमेशा लोग बोलते हैं कि अगर अमित शाह ने कोई बात कह दी है तो निश्चित ही तौर पर उस बात को पूरा करके ही दम लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और इस सरकार को जब बदलने का वक्त आया था तब केंद्रीय गृह मंत्री ने लगातार एक बात पर पूरा फोकस किया था कि अगर सरकार उनकी बनती है तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है नक्सलवाद, उसका वो खात्मा कर देंगे, उनकी सरकार खात्मा कर देगी। सरकार बन भी गई और सरकार बनने के बाद ऐतिहासिक तरीके से माओवाद के खिलाफ जंग शुरू हुई है। बस्तर की तो बात अगर आप आंकड़ों में कर लें तो बीते 24 सालों में, जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है तब से 24 सालों में ये सबसे सफलतम साल माना जा रहा है। अब तक बड़े बड़े आंकड़े केवल माओवादियों के हाथ में थे कि उन्होंने जवानों को कितना नुकसान पहुँचाया है, लेकिन इस वर्ष अब जवानों के पास बड़े आंकड़े हैं। उन्होंने थुलथुली में 38 माओवादियों को मार गिराया, तो हापा टोला में 29 माओवादियों को मार गिराया, तो टेका मेटा में 10 को मारने का दावा किया। ऐसे बड़े बड़े आंकड़े अब माओवादियों के बजाय जवानों के पास में हैं। वेपन भी सबसे ज़्यादा इसी वर्ष रिकवर किए गए, जिसमें ऑटोमेटिक वेपन है और तमाम हथियार और उनके जो हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं वो भी ध्वस्त की गई। बीते दिनों भी अबूझमाड़ में जवानों ने माओवादियों के हथियार बनाने की एक फैक्ट्री को ध्वस्त किया, जिसमें गैस कटर के साथ बड़े बड़े गैस के सिलेंडर भी बरामद किए गए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और साथ ही साथ कैंप लगाने की तरफ भी सरकार बढ़ती गई। कैंपों की संख्या भी लगभग दर्जन से अधिक है जो इस वर्ष लगाए गए हैं। हिड़मा के गांव तक में, क्योंकि माओवाद की जब भी चर्चा होती है उसमें हिड़मा का नाम सबसे पहले आता है, तो हिड़मा के गाँव में भी माओवादियों के खिलाफ जवानों के द्वारा कैंप स्थापित किए गए। उस इलाके में भी अपनी पैड बनाई गई जो बटालियन का इलाका माना जाता था। और ऐसे में हर कोई चर्चा करने लगा कि हो ना हो, अब लगता है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद वाकई में पूरे देश से समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसी बीच 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक माओवादियों का PLGA स्थापना दिवस मनाया जाता है। माओवादियों के द्वारा उनके कैलेंडर होते हैं और कैलेंडर में अलग अलग तिथिवार, उनके जो दिवस व शहीदी सप्ताह अलग अलग तरीके से वो लोग मनाते हैं। इसी में PLGA स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 2024 को उन्होंने अपने 24वें PLGA स्थापना वर्ष का वर्षगांठ मनाया, 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक। और उसको लेकर अब माओवादियों ने अपने एक वीडियो जारी किया। हालांकि इसके पहले अपने कई कार्यक्रमों में माओवादी पत्रकारों को बुलाते रहे, लेकिन बीते दिनों हमने इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि क्यों अब माओवादी जो है पत्रकारों को अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाते। अब वो खुद अपने कार्यक्रमों की वीडियो तैयार करके सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तारतम्य में उनका एक नया वीडियो आया है सामने और ये वीडियो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। हालांकि ये वीडियो छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि झारखंड का बताया जा रहा है, जिसमें आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये माओवादियों के द्वारा जारी किया गया एक वीडियो है, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि माओवादियों ने झारखंड में, जिस इलाके में माना जाता है कि अब झारखंड में माओवाद पूरी तरह से खत्म होने की कगार में, उस इलाके में माओवादियों ने अपने PLGA सप्ताह को कितने धूमधाम से मनाया। और साथ ही साथ उनके जो नए कैडर हैं उन्हें देखकर भी आप चौंक जाएंगे किस तरह से उनके जो नए युवा कैडर हैं उनके हाथ में ऑटोमेटिक वेपन है, वो परेड कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके जो चेतना नाट्य मंडली है, CNM जिन्हें कहा जाता है, जो कि घूम घूम कर ग्रामीणों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। बस्तर में भी कई माओवादियों से अगर आप बातचीत करेंगे जिन्होंने समर्पण किया है, तो कई माओवादियों के ये भी इतिहास रहे हैं कि उनका सरकार से कोई द्वेष या कोई विरोध नहीं रहा, बल्कि माओवादियों के चेतना नाट्य मंडली के द्वारा जो गीत संगीत गाया जाता था उससे प्रभावित होकर उन्होंने माओवाद संगठन का दामन थाम लिया था।
मतलब सरकार से कोई विरोध नहीं है, ना ही सरकार ने उनका कोई बुरा किया, लेकिन उन्हें वो संगीत पसंद आ गया। वो इतना जोशीला संगीत रहा कि उससे प्रभावित होकर उन्होंने संगठन का दामन थाम लिया और अपने घर द्वार सारी चीज़ें छोड़ दी, परिवार का मोह त्याग दिया और लड़ मरने को आतुर हो गए। तो उस संगीत में आप सोचिए कि कितना जोश रहता है। और ये पूरी जिम्मेदारी सीएनएम को दी जाती है। इनके हाथ में हथियार नहीं होते, लेकिन इनके संगीत में हथियार से ज़्यादा शक्ति होती है और तभी ये किसी भी युवा को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं। इस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि इस सीएनएम के द्वारा किस तरह से नृत्य और संगीत का प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ युवा जो उनके जो कैडर है माओवादियों के, उनके द्वारा ऑटोमेटिक वेपन लेकर किस तरह से परेड किया जा रहा है, किस तरह से ट्रेनिंग ली जा रही है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस तरह के वीडियो को जारी करके माओवादियों ने केवल ये नहीं दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने अपना पीएलजे का स्थापना दिवस मनाया है, बल्कि उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भले ही 31 मार्च 2026 को एक डेडलाइन के तौर पर बार बार बोल रहे हों, लेकिन उनकी ताकत भी कितनी है। झारखंड के उस इलाके में, जिस इलाके में अब कहीं न कहीं माओवाद को पूरी तरह से समाप्त माना जा रहा है, उस इलाके में भी अगर माओवादियों की इतनी पकड़ है कि वो इतनी आराम से इतने बड़े आयोजन को करते हैं और उसमें सुरक्षित तरीके से अपने लोगों को बचाकर बड़े कार्यक्रम के वीडियो भी तैयार करके जारी करते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सरकार को एक तरीके से माओवादियों ने चुनौती भी दिया है। और इसके साथ ही साथ ये एक सोचने वाली बात है कि क्या वाकई में जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, जितने लोगों को मारा गया है। बीते दिनों कांकेर के एसपी कल्याण एलेसेला जी ने एक आंकड़ा जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कांकेर जिले के ही कई दलम और एरिया कमेटी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। पहले वो कमेटियाँ कितनी बड़ी हुई करती थी माओवादियों की, लेकिन अब वो कितनी कम हो गई हैं और उसमें माओवादियों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि कुछ अधिकतर माओवादियों को मार गिराया गया है, तो बहुत सारे माओवादियों ने समर्पण किया है और बहुत सारे माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आंकड़ों को बताकर सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि आंकड़ों में भी आप देखिए कि माओवाद किस तरह से बुरी तरह से सिमटता जा रहा है। लेकिन उन आंकड़ों के ऊपर माओवादियों ने अपने इस वीडियो को जारी करके ये बताने की कोशिश की है कि सरकार जो आंकड़े जारी कर रही है, अगर वो सच है तो उनके द्वारा मनाए जा रहे ये कार्यक्रम और उसमें शिरकत कर रहे ये उनके जो माओवादी लीडर हैं, उसकी सच्चाई क्या है। उनके पास जो ऑटोमेटिक वेपन है, अगर उसे दिखाकर वो कहीं न कहीं सरकार को एक बार फिर से चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये हकीकत है कि अभी भी इस तरह से झारखंड के इलाके में भी माओवादी इस तरह से एक्टिव हैं और उनकी टीम इतनी बड़ी है, तो दंडकारण्य के अंदर पता नहीं क्या स्थिति होगी, और आपका तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र के अंदर क्या स्थिति होगी, क्योंकि अभी तक तो हम यही देख पा रहे हैं कि पुलिस जो आंकड़े जारी कर रही है। साथ ही साथ इसी के साथ अब एक बहुत अजीब सा आरोप लगाते हुए माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट जारी किया है पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी के सचिव मोहन ने, और इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण लिखी थी। मुझे लगा इस बात को, हालांकि इसके पहले माओवादी हमेशा से ही आरोप लगाते रहे, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए। माओवादियों ने इस पत्र को जारी करके लिखा है कि केंद्र और राज्य की विष्णुदेव सरकार के द्वारा पुलिस और डीआरजी के द्वारा आदिवासियों के ऊपर हमला किया और उनके संपत्ति को लूटकर निर्दोष नाबालिगों को निहत्थे पकड़कर नक्सली के नाम से उन्हें यातना दी जा रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को पेदा कोरमा गांव के ऊपर सीआरपीएफ, डीआरजी और ने हमला किया। वह चिन्ना गढ़वा मोडियाम के घर के ऊपर हमला करके ताला तोड़कर उनके कुछ रकम लूटे गए हैं। रकम उन्होंने लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा 3,33,290 रुपये लूटने का आरोप माओवादियों ने लगाया जवानों पर। और ये भी कहा है कि 15 बोतल शराब भी और घर के नाबालिग बद्री मोडियाम, जिसकी उम्र 16 साल है, उसे पुलिस ने पकड़कर नक्सल साहित्य मिलने का गलत आरोप लगाया और बीजापुर थाने में ले जाकर उन्हें यातना देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा है कि प्रशांत मोडियाम, जो कि आत्मसमर्पण करके डीआरजी में पदस्थ हैं, फिर भी उनके घर वालों के ऊपर डीआरजी पुलिस ने लूटपाट किया है। मतलब ये एक बड़ी, इसीलिए मैंने इस पत्र को पढ़ा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्रशांत मोडियाम जो पहले माओवादी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, डीआरजी में चले गए हैं, उसके बावजूद उनके घर वालों के साथ अत्याचार करने का आरोप हालांकि माओवादियों ने लगाया है। लेकिन अब तक प्रशांत मोडियाम कहाँ है, जो अगर डीआरजी में है, उनका इस पर क्या रुख है ये तो सामने नहीं आया है। उनसे मिलना पड़ेगा तब पता चलेगा। साथ ही ये भी लिखा है कि रघु मोडियाम, जिसका बेटा बीजू मोडियाम डीआरजी में है, लखू माड़वी का भाई सन्नू माड़वी भी डीआरजी में पदस्थ है,
लेकिन रघु, लखू और मंगू इन लोग धान मिठाई करने जा रहे थे। रास्ते में पकड़कर डीआरजी ने इनके साथ बेरहमी से मारपीट किया और मारने की धमकी देकर छोड़ा गया। पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दी गई है। गमपुर कर्रे गुडेम के निर्दोष ग्रामीण लच्छू मड़कम को निर्मम तरीके से हत्या की गई। साधारण खेती किसानी कर जीवन यापन करते थे और इनके 2 भाई डीआरजी में पदस्थ हैं। बोड़गा गांव में रहने वाले रमेश ओयाम को डीआरजी ने मारा और उनके भैया सीआरपीएफ में पदस्थ हैं। 31 दिसंबर कोकरा गांव के बुदरू कोरसा, मंगू मोड़ियाम, छोटू मड़काम, इसुलनार के लच्छू कोरसा इन निर्दोष ग्रामीणों को बीजापुर कोतवाली थाना पुलिस में लाकर यातना दी गई। बीजापुर बाजार गए ग्रामीणों को भी पुलिस ने बेरहमी से मारपीट किया गया। इस तरह हरकत करने वाले डीआरजी के लिए यह दिनचर्या हो गई है। साथ ही उन्होंने मियत नेल्लानार योजना कहते हुए आदिवासियों के गांव, घर और जमीनों को विनाश करने का आरोप भी माओवादियों ने पुलिस पर लगाया है। हालांकि इसको लेकर जब हमने पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की कि इस तरह से आरोप लगाया गया है, तो फ़ोन के माध्यम से ही पुलिस के अधिकारियों से हमारी जो बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि माओवादी दरअसल अधिकतर इस तरह से झूठे आरोप जवानों पर लगाते रहते हैं। जब उनकी पकड़ ग्रामीण इलाकों में कम होने लगती है तो वो इस तरह से प्रोपोगंडा करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से प्रेस नोट जारी कर अनर्गल आरोप भी जवानों पर लगाया करते हैं। हालांकि ये बयान लगातार पुलिस के द्वारा आते हैं, लेकिन जिस तरह से नाम के साथ माओवादियों ने ये आरोप जवानों पर लगाया है तो ये भी उन जवानों से जिनके नाम उन्होंने अपने पत्र पर लिखे हैं उनसे मिलने के बाद ही हकीकत क्या है सामने आएगी। मामला जो भी हो, ये तो खैर पुलिस तस्दीक करेगी, जांच करेगी, उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी। लेकिन माओवादियों ने गंभीर आरोप लगाया था। मुझे लगा इस आरोप को भी अपने दर्शकों के सामने रखना चाहिए और साथ ही साथ माओवादियों ने जो अपना वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के जरिए उन्होंने क्या सरकार को चुनौती देने की कोशिश की है, ये भी हमने जानने की कोशिश की है और इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। अगर आपको लगे कि वीडियो वाकई में बेहद ज़रूरी और तथ्यात्मक है, इसे शेयर करना चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए सरकार से भी, माओवादियों से भी और अन्य लोगों से भी, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लगे कि हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।